जी डॉक्टर फरजाना, आपसे हम आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। तो बताइए कि ये जो मौसम चेंज हो रहा होता है, इसमें आपने देखा होगा कि पेशेंट बहुत ज़्यादा फ़ीवर के आते हैं, डेफिनेटली आपके क्लिनिक पे आ भी रहे होंगे। जी। तो ये बुखार क्यों हो जाता है? मौसम चेंज होता है, बुखार होना शुरू होता है, क्या है बुखार ये? बुखार असल में नॉर्मल से ज़्यादा आपका टेम्परेचर जब हाई होता है बॉडी का, तो हम उसको बुखार कहते हैं, यानी कि बॉडी को एलिवेशन हो जाना, उसको हम बुखार कहते हैं। और ये बुखार जो है नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर जब होता है हमारा, ये यानी कि ये किसी इन्फेक्शन या बैक्टीरिया की वजह से होता है। यानी आपका कहने का मतलब कि टेम्परेचर की एलिवेशन है ये। जी। आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे अगर बढ़ जाता है तो जी, बुखार उसको है। बुखार कहा जाता है। मज़ीद इसमें आप कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। मज़ीद इसमें कि इसकी पैथोलॉजी को अगर हम लें तो हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, जब उसकी डिस्टरबेंस होती है या उसमें इम्बैलेंस आती है तो हमारा फ़ीवर हमें ज़ाहिर होता है। यानी कि जो हाइपोथैलेमस है वो हमारा फ़ीवर यानी कि टेम्परेचर जो है बॉडी का वो रेगुलेट करता है और उसको बैलेंस में रखता है। जब वहाँ पर इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से हमें बुखार ज़ाहिर होता है। नाज़रीन, डॉक्टर फरजाना के मुताबिक देखिए, हाइपोथैलेमस मेडिकली हमारे बॉडी में एक पार्ट है जो कि टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। हमारी बॉडी का जो एक नॉर्मल टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने के सिलसिले में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर ऐसा होता है कि बुखार हो जाता है या टेम्परेचर लो हो जाता है या हाई हो जाता है। तो एक्चुअली ये वजह है जिसकी वजह से बुखार होता है। अब मज़ीद हम बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, आप इसमें कोई इजाफा करना चाहें कि ये बुखार का सिलसिला जो है ये क्यों बदलते मौसम में जो है होना शुरू हो जाता है, जिस्म टूट-फूट का शिकार होता है? मैम इसमें जो है ये अक्सर औकात में ये देखा गया कि इन्फेक्शन जो है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसमें वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो अटैक करता है बॉडी पे, जिसकी वजह से उसके आफ्टरवर्ड में जो है वो फीवर की कंडीशन आना शुरू हो जाती है। अक्सर औकात देखा गया अगर इन्फ्लेमेशन हो रही हो बॉडी के किसी भी पार्ट में, अक्सर हमारे गले में कोई खराश हो रही हो या उसकी वजह से कभी फीवर हो जाता है। नोज़ में हमारे फ्लू की वजह से अगर जो है वो कोई वायरस अटैक कर जाए, उसकी वजह से अक्सर बुखार का जो है वो सामना होता है। अक्सर हमारे स्टमक के अंदर इन्फ्लेमेशन आ रही हो तो उसमें भी हमें बुखार के साथ जो है वो होता है प्रॉब्लम बुखार का। इसके अलावा जो है वो कैंसर का इशू हो जाए या कोई भी ऐसी बड़ी डिजीज़ है जो कि इसमें अफेक्ट कर रही है तो उसमें भी हमें जो है वो बुखार का जो है वो सामना करना पड़ता है। यानी कि कोई क्रॉनिक जो डिजीज़ है वो भी बुखार का पेश खैमा हो सकती है। अच्छा, और इसके अलावा अगर हम इसमें देखते हैं अक्सर बच्चों में जो है वो बुखार सर को चढ़ जाता है, उसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है। हमारी जो ब्रेन की जो लेयर होती है उसमें अक्सर स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से जो है अक्सर बच्चों में जो है वो बहुत ज़्यादा बुखार देखने में मिलता है। और इसके अलावा गले की जो है वो आपको पता है टॉन्सिलाइटिस में भी इस तरह की कंडीशन आनी शुरू हो जाती है। फेरेंजाइटिस हो जाए, हमारे वोकल बॉक्स के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन आ रही है तो भी इसमें जो है वो अक्सर औकात बुखार की जो है वो कंडीशन साथ में अक्सर किसी मेडिकेशन का जो है वो रिएक्शन भी हो जाता है। कभी वैक्सीनेशन कराई जाए बच्चों को, हमें उसमें भी बुखार की कंडीशन आ जाती है। उसकी रीज़न ये है कि अक्सर वैक्सीनेशन बच्चों की लिए जो की जाती है उसमें बच्चों के बॉडी पे वो इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा तेज़ होने की वजह से उनको बुखार हो जाता है। और कभी कभार मेडिकेशन होती है, हम कोई एंटीबायोटिक या कोई भी एंटीहिस्टामिन मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है हमें अक्सर बुखार की जो है वो कंडीशन देखने को मिलती है। बिल्कुल, बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो रिएक्शन के साथ आते हैं और उनको फीवर हो जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ आपने बात की इसकी वैक्सीन की, तो वैक्सीन के हवाले से हमारी होम्योपैथिक में कोई ऐसी मेडिसिन हो जो कि वैक्सीनेशन की वजह से जो बुखार हो जाता है उसको डील करती हो, ऐसा कुछ है हमारी होम्योपैथी में? उसमें हम जो है वो थूजा को जो है वो बहुत ग्रेडिंगली लेते हैं हम। थूजा एक मेडिसिन है हमारी, थूजा ऑक्सीडेंटलिस, उसको हम जो है इसमें यूज़ करवाते हैं पेशेंट को, और अक्सर औकात में उससे जो है वो बच्चों का फीवर जो है वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है। स्पेशली ये वैक्सीनेशन की वजह से अगर वैक्सीनेशन की वजह से अगर फीवर हो रहा है तो उसमें ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। सही। यहाँ नाजरीन आपको ये बताती चलूँ कि जैसा अभी डॉक्टर साहिबा ने मेडिसिन के हवाले से ज़िक्र किया, लेकिन याद रखिए कि सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए और किसी अच्छे अपने मुस्तनिद करीबी डॉक्टर से रजू करके फिर ही मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं करनी है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे डॉक्टर्स और कॉमन पर्सन भी ये प्रोग्राम देख रहे होते हैं, तो इसलिए ये नॉलेज शेयर किया जाता है आपकी
यूज़फुलनेस के लिए। मज़ीद डॉक्टर साहबा आप बताइएगा कि जैसे बच्चों को बुखार हो जाता है, जी। छोटे बच्चों को, जी। तो उनको हम पहले तो थोड़ा ये बताइए कि नॉर्मल बुखार और नॉर्मल टेम्परेचर के हवाले से यानी क्या है कि जी, नॉर्मल जी। क्या है जी। और बुखार को हम क्या कंसीडर जी। करते हैं कि अब बुखार है? हमारे जो नॉर्मल टेम्परेचर है जब 37 सेंटीग्रेड या 98 फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है तो उसको हम बुखार में ले लेते हैं। सही। और इसको हम थर्मामीटर के ज़रिए चेक करते हैं। और बच्चों में अगर बुखार हो तो उनकी सूरत हाल ये होती है कि बच्चों के फीट जो हैं वो ठंडे हो जाते हैं और उनका चेहरा फ्लैश चीक्स होते हैं, उनके चेहरा यानी गर्म तमतमाता एकदम हुआ होता चेहरा हो है। जाता है। रुखसार उनके तमतमारे होते हैं, चेहरा सुर्ख होता है और स्वेटिंग उनको बहुत ज़्यादा होती है बच्चों को और बेचैनी वगैरह उनमें पाई जाती है, सर्दी भी लगती है और सही। वो नींद की सूरत में ज़्यादा जाते हैं, यानी गनूदगी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों क्योंकि देखिए ना एक एल्डर पर्सन तो आराम से बता जी। सकता है कि देखो मुझे तो लग रहा है कि बुखार है, जी। लेकिन बच्चे के लिए ये चीज़ बताना तो मुमकिन हाँ नहीं जी, होता, बच्चे को उसे हमने जज उसके करना है। सिम्टम से ही पहचाना जाता है। सही। डॉक्टर साहब आप कुछ इजाफा करना चाहेंगी कि अगर बच्चे को बुखार है तो हम कैसे उसको जो है चेक कर सकते हैं थ्रू थर्मामीटर? हाँ मैम, उसमें जो है हम उसको बगल में जो है इसको लगाते हैं और उसमें जो है वो चेक किया जाता है। अगर ये 1 डिग्री भी ऊपर जा रहा है तो हमें फ़ौरन उस पर जो है वो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों में फ़ीवर जो है वो 1 डिग्री भी जो है वो कभी कभार बहुत ज़्यादा नुकसान का बाइस बन जाता है। बिल्कुल सही बात क्योंकि है। बच्चों में बुखार को इग्नोर करना जो है वो गलत होता है। हमें बड़ों में तो जो होता है ना, हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, हम लोग इसको काफ़ी देर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है वो हम कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो लो होता है बच्चों में, उसमें हमें फ़ौरन से जो है वो एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि उनमें थोड़ा भी बुखार जो है ना वो किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से जो है ना वो बुखार हो रहा होता है। और यहाँ नाजरीन एक चीज़ और आपसे शेयर करती चलूँ कि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चों के लिए ये थ्रेटनिंग हो जाता है, तो जहाँ ये थ्रेटनिंग होता है वहाँ एक और कंडीशन डेवलप कर जाती है कि कन्वल्जिव कंडीशन पैदा होती है, सीजर्स आने लगते हैं, बच्चों को झटके लगना शुरू हो जाते हैं और ये कंडीशन उनके ब्रेन की डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। जैसा कि डॉक्टर साहबा ने पहले बताया कि मेनिंजाइटिस हो सकता है और दिमाग की झिल्लियाँ जो हैं वो मुतासिर हो जाती हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है और इसी वजह से जो है बुखार थ्रेटनिंग हो जाता है इनके लिए। अच्छा डॉक्टर साहबा आपने बताया कि नॉर्मल टेम्परेचर जो है हमारा 37 है और जब इससे ऊपर हो जाता है, एलिवेट कर जाता है तो वो बुखार है। अच्छा अब आप थोड़ा सा ये बताइए क्या कि बुखार की सिम्टम्स क्या होती हैं, अलामात क्या होती हैं? पेशेंट आपके पास आते हैं तो कॉमनली क्या जी, जब अलामात पेशेंट है? हमारे पास आता है तो वो ज़्यादा उनकी बॉडी एक होता है, यानी बॉडी में बहुत शदीद दर्द होता है उनकी, और लम्बैगो होता है उनको, यानी कमर का दर्द। वो वाज़ी तौर पे बताते हैं कि कमर में दर्द है, बिस्तर से उठा नहीं जी जाता। बिस्तर से उठा नहीं जाता, और स्टिफनेस यानी पूरी बॉडी में अकड़ाव की कैफियत होती है उनको, और स्वेटिंग होती है और बेचैनी होती है, और किसी बुखार में कभी कभार उनको सर्दी भी फील हो रही होती है, और गले की दुखन भी साथ में अक्सर पेशेंट्स में होती है, साथ बल्कि में नज़ला अक्सर ज़ुकाम वगैरह भी होता है जी। और ये कहें कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वो बताते हैं कि नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है उनको, डलनेस फील हो रही है और किसी बात पे कंसल्ट नहीं कर पाते वो, यानी कि किसी बात पे ध्यान देना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, और भूख की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी हो जाती है उनके अंदर। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि डिहाइड्रेशन भी इस दौरान हो जाती है और अपने वाइटल्स को चेक करना, और फिर ये कि पानी की कमी को भी उस वक्त पूरा करना चाहिए, क्योंकि पानी जब पीते हैं तो वो भी जो है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के सिलसिले में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। तो अच्छा डॉक्टर साहब ये आपने बताया कि इस तरह होता है कि जैसे जिस्म में दर्द होती है, ये तो टूट फूट का सिलसिला जो है ज़रा एक्सर्शन भी हो जाए उससे भी हो जाता है। और क्या है कि समटाइम ऐसा होता है कि हमारी होम्योपैथी में तो आपको पता ही है अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम डील किया जाता है, तो क्या मतलब एक ही सिम्टम्स होती हैं सभी बुखार की, या कि कुछ डिफरेंट आप देखते हैं पेशेंट्स में? बुखार जो है वो अपनी कैफियत से भी पहचाना जाता है। अगर मलेरिया का पेशेंट होगा उसको सर्दी बहुत ज़्यादा फील हो रही होगी, और जो गला और जो नोज़ वगैरह के सोरनेस की वजह से होता है तो उसमें पेशेंट को दर्द बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में। सही। तो और बच्चों का जो है उसको भी हमने उसकी कैफियत से पहचाना जाता है कि उसको पाँव ज़्यादातर ठंडे होते हैं बच्चों के, और उनका जो माथा है वो तेज़ गर्म होता है, और बच्चे जो हैं वो पसीने से शराबूर होते हैं, ये इनकी वाज़े अलामत हैं। सही,
ठीक हो गया। तो हमारी होम्योपैथिक के हवाले से हम साथ साथ बात करेंगे कि जैसे अगर बहुत ज़्यादा बॉडी एक है, बहुत ज़्यादा यानी हड्डियों में दर्द महसूस हो रहा है, तो हमारी कौन सी मेडिसिन है जो अफाका कर सकती हैं उस सूरत हाल में? जो हड्डियों में दर्द हो बहुत शदीद, तो उसमें यूपीडोरियम पर्फ हमारी बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसके साथ आप जेलसीमियम भी दे सकते हैं। और जो अचानक और शिद्दत के हमले होते हैं बुखार के, उनको हम एकोनाइट दे के पेशेंट को, बल्कि फर्स्ट रेमेडी जो है फर्स्ट रेमेडी हमारी एकोनाइट है। एकोनाइट है। तो डॉक्टर साहिबा आप हमें बताइएगा कि आप बताने वाली थी कि बुखार की वजूहात जो है मुमकिन वो क्या हो सकती हैं, किस किस वजह से होता है? किसी भी इन्फेक्शन का हो जाना बॉडी में, वो मेन वजह है बुखार की। किसी भी किस्म की वजह से हमारा गला ख़राब हो जाना, या रेस्टलेसनेस हो जाना, या फिर कोई एक्सरसाइज ऐसी कर लेना जो कि हार्ड वर्किंग होती है, काम काज ज़्यादा कर लेना, सन स्ट्रोक की वजह से भी या लू लगने की वजह से भी फ़ीवर होता है, और सर्दी लगने की वजह से भी फ़ीवर हो सकता है। और आपकी जो हैबिट्स होती हैं, ईटिंग हैबिट्स, वो भी आपको फ़ीवर कर सकती हैं। कुछ ऐसा खा लेना नहीं ले रहे जिसकी वजह से आपको फ़ीवर हो सकता है। एक नींद की कमी भी मेन वजह है, बहुत इम्पोर्टेंट वजह है आपका बुखार जाहिर होने के लिए। सही। और एक आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेना, और किसी भी किस्म की बॉडी में इन्फेक्शन या कोई सीवियर इन्फेक्शन, जैसे किसी भी किस्म का ऑर्गन का हमारा ख़राब हो जाना, जिसकी वजह से हमें फ़ीवर ज़ाहिर होता है। जैसा कि अभी हमने डिफरेंट डिजीज़ के हवाले से बात की कि अगर वो इन्फेक्टेड हैं, यानी कि किसी का भी फंक्शन डिस्टर्ब है और वहाँ पर कोई इन्फ्लामेशन होती है, तो उसकी वजह से फीवर हो जाता है। और दूसरी बात आप दोनों डॉक्टर्स ने जो बताई वो ये कि ये बैक्टीरियाज की वजह से भी है, वायरस की वजह से भी, यानी वायरल भी है। और जैसा कि एक टाइम आता है, जैसे मैंने बताया कि चेंज ऑफ वेदर हो रहा होता है, तो सभी को आप सुनते हैं कि फीवर हो रहा है, तो एक्चुअली यही वायरल फीवर होते हैं जो एक से दूसरे को। अच्छा, यहाँ ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या बुखार एक से दूसरे को भी डॉक्टर आयशा आप बताइएगा हो जाता है? नो, इस तरह का कोई इशू नहीं है। बुखार में ऐसा नहीं है, आपकी अपनी ही बॉडी के, अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो ही बुखार होगा, यानी अपना डिफेंस मैकेनिज्म, अपना डिफेंस है। इसके अलावा आप किसी से जो है फीवर नहीं ले सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर किसी को सॉर थ्रोट हो रहा है तो वो आपके अंदर जो है वो डेवलप नहीं हो सकता। सही, बिल्कुल। लेकिन हाँ, अगर फ्लू है, उसकी कंडीशन में ये है कि फ्लू और कोराइजा, कोल्ड कोराइजा, इस की कंडीशन में जो है अक्सर ड्रॉपलेट से जो है वो देखा जाता है कि ये स्प्रेड कर जाता है और फीवर जो है फिर दूसरे पर्सन में, लेकिन आफ्टर फ्लू होता है। बिल्कुल, बल्कि हम लोगों का सेकंड जो टॉपिक है वो यही है कि नज़ला ज़ुकाम भी जो है वो कंडीशन डेवलप कर जाती है। तो इस हवाले से थोड़ा बताइएगा कि ये इन्फ्लुएंजा, ये फ्लू, ये कॉमन कोल्ड, ये क्या है? इट इज़ मैम, ये जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, यानी कि जिसमें हमारा नाक, कान, गला, ये वाली साइड आ जाती है, हमारा लंग्स इसके अंदर अटैच नहीं होता ज़्यादातर जो है। इसकी वजह से जो है इसमें हमारा एक राइनो वायरस होता है और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो अटैक करता है। राइनो वायरस हमारे नोज़ के अंदर जो हमारी लाइनिंग होती है उसके अंदर लेयर बनी होती है जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो हमें जो है वो कोराइजा की जो है वो कंडीशन आना शुरू हो जाती है। और ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, ये एक से दूसरे पर्सन में बहुत इजीली स्प्रेड कर जाता है, क्योंकि हम अक्सर ख्याल नहीं करते, टॉवल्स यूज़ कर लेते हैं एक दूसरे के यूज़ किए हुए, टिश्यू पेपर्स, इस तरह ये चीज़ें हम जस्ट डस्टबिन करने के लिए भी अगर उठाते हैं तो ये जर्म्स हमें जो है वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। बहुत तेजी से इसका मतलब स्प्रेड बहुत जल्दी जो है वो स्प्रेड। उसके अलावा अगर आपसे कोई बात कर रहा है और उस टाइम उसने कोई छींक दिया है या आपसे बात करते हुए वो अक्सर ड्रॉपलेट जो है वो मूव कर रहे होते हैं, छोटे बड़े पार्टिकल्स हमारे माउथ से बाहर आ रहे होते हैं, वो हमारे तक आ जाते हैं। उसके अलावा जी, और अगर कोई हैंड से कर रहा है जिसने छींक कर हाथ वॉश नहीं किए हैं तो उसकी वजह से भी अक्सर जो है वो देखा गया है कि फ्लू जो है वो एक बंदे से दूसरे में जो है वो चला जाता है। तो उसकी वजह से काफ़ी कंप्लेंट्स होना शुरू हो जाती है कि पेशेंट के अंदर फिर जो है वो फीवर वाली ही कंडीशन सारी वापस आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें उनके सर दर्द और जिस्म दर्द, वो सारी चीज़ें सेम वैसी आ जाती हैं, लेकिन सिर्फ उसमें आंखों से और नाक से जो है वो आपको पता है नेज़ल सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है, रनी नोज़ हो जाता है या कुछ नहीं तो आइज से जो है वाटर आना शुरू हो जाता है, थोड़ी ये कंप्लेनिंग हो जाती है। लेकिन अक्सर कोल्ड कोराइजा के साथ जो है हमें सोर थ्रोट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा उसके साथ जो है वो जब पानी नाक से अंदर गले में गिरता है तो वो अंदर खराश पैदा करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से गला जो है हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगता है। बल्कि डॉक्टर साहब एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की जाती है, देखा जाता है कि पेशेंट आते हैं
तो वो बताते हैं कि गला खराब हुआ और उसके बाद मुझे फीवर हो गया। गला खराब हुआ, अब तो बुखार होना है, ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैम अक्सर होता है कि हम लोग गला जब खराब होता है हम उसमें जो है वो नहीं देखते कि हमने उसको कवर करना है, हम उसमें ठंडा पानी और जो हमारा इंटेक है हम नॉर्मल वैसा ही ले रहे हो, यानी गले को तो सीरियस लेते ही नहीं है ना। जब वो फीवर की कंडीशन पे आता है या उसकी जब सेकंड कोई डिजीज उसके साथ टच कर जाती है, जब वो सोर थ्रोट से हटके टॉन्सिलाइटिस पे चला जाता है, कंडीशन बहुत सीवियर हो जाती, फिर लोगों को याद आता है कि हमने डॉक्टर के पास जाना है। हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है उसका सिलसिला कुछ इसी तरह से है कि वो शुरू में स्टार्ट में अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सीरियस नहीं लेते हैं, और जो सेल्फ मेडिकेशन है वो सबसे ज्यादा जो है वो खतरनाक इस टाइम देखी जा रही है कि घर से लोग जो है वो कोई होम ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, कोई रेमेडीज बनाकर यूज हो जाती हैं, या फिर जो है कोई एलोपैथिक मेडिसिन जो यूज कर ली जाती है ये इसी के लिए एंटी हिस्टामिन मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स वगैरह वो पेशेंट को एक दफा यूज करने को दी जाए तो वो अपने घर में लाके रख लेते हैं कि भाई ये नेक्स्ट टाइम भी यही यूज हो, लेकिन अक्सर औकात वो वर्क नहीं करती। ट्रेंड बन गया हुआ है कि वो मेडिकेशन जो है वो घर में रखी होती हैं और उनको आप खुद ही से, जब वो प्रॉपर्ली एक जरा वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है केस, फिर वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल कि जब खुद से ट्रीट नहीं हो रहा। सही। अच्छा डॉक्टर साहबा, डॉक्टर फरजाना आप हमें बताइएगा कि इसकी क्या सिम्टम्स होती हैं, किसी को नज़ला ज़ुकाम अगर हो जाता है तो क्या क्या देखने में आता है, पेशेंट क्या क्या फील कर रहा होता है उस वक्त? उसमें पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही होती है, उनको एक टाइम में अक्सर 10-10 छींकें भी आ रही होती हैं। सही। और ये होता है सोरनेस की वजह से, जो नोस्ट्रिल है वहाँ पे इन्फ्लेम हो जाती है। काइंडली थोड़ा सा लाउड बोलिएगा ताकि क्लियरली जो है आपकी बात से फायदा उठाएं हम। उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी इन्फ्लेम हो जाती है जिसकी वजह से हमें नज़ला होता है और बहुत ज़्यादा डलनेस फील होती है, बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होता है अपने अपर पार्ट में, यानी फेस के जो पार्ट है वो हमारा बहुत डल फील होता है, बहुत भारी फील होता है पेशेंट को। आंखों से पानी भी आता है और गले में जो रेशा गिरता है उसमें खराश पैदा हो रही होती है जिसकी वजह से वो बहुत तकलीफ में होता है गला भी, और बहुत ज़्यादा कभी अक्सर फीवर भी देखने में आता है इसके साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया कि रनी नोज हो जाती है, आंखों से पानी आने लगता है, वाटरिंग होने लगती है, तो इस सिलसिले में हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से थोड़ा गाइड कीजिएगा हमें। जी, इसमें हमारी होम्यो मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त है, एलियम सीपा जो कि रनी नोज़ को आपको कवर करती है, और इसके साथ साथ आप बेलाडोना भी दे सकते हैं जहाँ पर रेडनेस ऑफ आईज़ वगैरह है या चेहरे पे रेडनेस हो, और इसके अलावा बैप्टेशिया बहुत अच्छी काम करती है अगर आपका सोर थ्रोट है। बिल्कुल, सोर थ्रोट भी और ऑल ओवर द बॉडी कहीं इन्फेक्शन मौजूद है तो बहुत बेहतरीन काम करती है, ज़बरदस्त काम करती है। थैंक यू। और आप बताइए डॉक्टर आयशा के जो है ये नज़ला ज़ुकाम की क्या वजूहात होती हैं, अमूमी क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है? वजूहात में इसकी ये आता है कि ज़्यादातर यही होता है कि आप किसी की चीज़ यूज़ कर लेते हैं, उससे आपको स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली जो है इसमें एक वायरस ही है जो आपको अटैक कर रहा है, तो आपको जो है नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। जैसे ये डस्ट और स्मोक। जी बिल्कुल, डस्ट और स्मोक, इसमें आप जब बाहर गुजारेंगे मौसम एकदम चेंज हो जाता है, अक्सर पेशेंट को उससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा होती है डिस्टर्बेंस के, एकदम मौसम चेंज हो जाता है तो वो पेशेंट को जो है वो चीज़ बियर नहीं होती, कोल्ड जो है वो उनको फ़ौरन अटैक कर जाती है, तो उस चीज़ की वजह से भी होने लग जाता है। बाहर हम लोग अक्सर जो है वो गाड़ियों के धुएं वगैरह, इससे भी कुछ लोगों को छींकें स्टार्ट हो जाती हैं, उससे फिर उनको जो है वो फ्लू की कंडीशन आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, तो इस सिलसिले में हमारी होम्योपैथी जो है वो क्या काम करती है, कौन सी मेडिसिन हैं जो इसमें जो है ना, हमारी एक मेडिसिन आती है जिस्टीशिया, वो एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि हर तरह के एक्यूट कोराइजा में बहुत अच्छा काम करती है। एक्यूट में, क्रॉनिक में हमें फिर उनके सिम्टम्स पे जाना पड़ता है, अगर विदाउट सिम्टम्स देखा जाए तो हम जिस्टीशिया को जो है वो यूज़ करवा सकते हैं। अदरवाइज जो है उसमें आ जाती है हमारे पास एलियम सीपा आती है जिसमें आँख से जो है वो पानी नॉर्मल ही होता है, लेकिन जो नाक वाला पानी होता है वो खराशदार आ रहा होता है। और आर्सेनिक एल्बम है जिसमें आँखों से खराशदार पानी आ रहा होता है लेकिन नाक से जो है वो सादा पानी होता है, मीन को इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। और वहीं पर हमारी एक और मेडिसिन आ जाती है नेट्रोम्योर, जिसमें हमारी आंखों में पानी से सादा पानी आता है लेकिन जो है हमें उसके साथ छींकें और कब्ज़ की कंडीशन रहने लगती है जैसे ही हमें फ्लू होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे हमारी मेडिसिन चेंज हो जाती हैं, क्योंकि हम एक ही मेडिसिन हर पेशेंट को नहीं यूज़ करवा सकते। हमारे पास 5 पेशेंट हैं तो उन सबकी सेपरेट मेडिकेशन, बिल्कुल, इसलिए इसमें इंडिविजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन। बिल्कुल, इंफरादियत जो है बहुत मायने रखती है और इसको हम जो है वो सेल्फ मेडिकेशन में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते।
यही चीज़ है जिसकी वजह से बार बार जिक्र किया जाता है कि होम्योपैथी जो है वो इंडिविजुअल पर्सन को डील करती है और हर पेशेंट की एक अलग मेडिसिन है। इसी शऊर को जो है वो डेवलप किया जाता है जब हम बात करते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन सी मेडिसिन कहाँ इस्तेमाल करनी है। तो एक बेहतरीन डॉक्टर जैसे हमारे साथ मौजूद हैं, जब आप इनसे रब्ता करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाती है मेडिसिन। अच्छा नर्स साहबा, ये चीज़ होती है जैसे एटमॉस्फेयर भी तो बहुत ज़्यादा होता है इस सिलसिले में। इसमें जो है जो सीजनल चेंज हैं, मैं आपको वही आपको बताई थी, सीजनल चेंजेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। और एटमॉस्फेयर में वही आ जाता है कि अगर धुआं या इस तरह की कोई चीज़ है, पॉलन है, वो आपको डिस्टर्ब कर जाते हैं। कुछ पेशेंट में छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो उन्हें, क्योंकि वो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से वो छोटी छोटी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने लगती हैं। मीन्स कुछ लोग होते हैं, अगर एक बंदे को फ्लू है, कुछ पर्सन उसमें होंगे जो उनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी कि वो उसको टच वो नहीं करेंगे, अपने अंदर कैच नहीं करेंगे, लेकिन कोई एक आधा पर्सन इस तरह का होगा जो कि जरा सा भी उसके साथ बैठेगा तो उसको वो चीज कंप्लेन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि इसमें सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा, सेंसिटिविटी और साइकोलॉजिकली भी थोड़ा सा इफेक्ट्स होते हैं। कुछ लोग आप एग्री करती हैं ना, कुछ लोग नफ्सियाती तौर पे इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि वो अभी देखते हैं ना कि जैसे कोविड के सिलसिले में देखेंगे, एक सिलसिला था कि वो देखते हैं कि जिसे कोविड का प्रॉब्लम है या वो है, तो फिर अब वो मास्क के अलावा तो उन्होंने कहीं हिलना नहीं होता। और उसके बावजूद अगर उन्हें छोटी सी भी कंप्लेन होगी तो वो फौरन डॉक्टर के पास जाएंगे जी कि हमें ये मसला हो गया है, तो हमें फौरन जो है वो टेस्ट कर लें हमारा। हाँ जी बिल्कुल, तो ये दो तरह की कैटेगरी है। बिल्कुल, जो अगर बॉदर नहीं कर रहा वो उन्हीं पर्सन के साथ उठ बैठ रहा है तो उन्हें कुछ नहीं होता। असल में डॉक्टर साहब यही बात आ जाती है कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना डिजर्व करता है। बिल्कुल सही बात है कि इम्यून सिस्टम अगर आपका पावरफुल है, वो बूस्ट अप हुआ है, तो फिर तो आप बच जाएंगे इन चीजों से। अदरवाइज डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पकड़ा जाता है। हाँ जी, तो यहाँ आप डॉक्टर फरजाना हमें बताइए कि जब इम्यून सिस्टम हमारा वीक होता है तो तभी जैसा कि हमने बात की कि फीवर हो जाएगा या जुकाम हो जाएगा, तो इसके लिए कौन सी ऐसी खुराक है जो हम खा सकते हैं कि हमारा जो है ये इम्यून सिस्टम बूस्ट अप करे? खुराक में मेरा ख्याल है कि जो हमारे जो कुदरती अज्जा है ना वो ज़्यादा बेहतर हैं। यानी ये जो बाहर के बेकरी आइटम्स और ये जो फास्ट फूड वगैरह है, जंक फूड, ये नहीं फायदा देते। जो फल है ना जो मौसम के चल रहे हैं, सबसे इफेक्टिव आपके उस मौसम के फल हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं। सीजनल फ्रूट्स हो गए, सीजनल वेजिटेबल्स हो गई, वो आप यूज करें। और साथ साथ आप थोड़ी सी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनकी तरफ भी आएं, ताकि आपका इम्यून सिस्टम डेवलप। और इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए आपको रोजाना डेली बेस पे 10 to 15 मिनट्स की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। ये तो बहुत ही ज़रूरी है। नाजरीन, आपने डॉक्टर साहिबा का पैगाम सुना और यहाँ पर हम क्लोज करते हैं अपने प्रोग्राम को। किसी नए टॉपिक पे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।